नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान इस एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं एक बार पुनः जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 जिसमें जंतु दिया है को सूची 2 वर्ग या जगत से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। एक तरफ देखिए जंतु में ऑक्टोपस, जेलीफिश, सिल्वर मछली और बाम्पे बतख का जो है ऑप्शन दिया गया है। वही सूची में मत्स्य, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क और सिलेंट्रेटा का ऑप्शन दिया गया है। मत्स्य सूची 2 में अगर हम मत्स्य के बारे में बात करें तो ये कॉर्डेटा संघ से संबंधित होता है। वही हम आर्थ्रोपोडा वर्ग के बारे में बात करें तो आर्थ्रोपोडा जो होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इस संघ में कीट वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें अकशेरुक जो जीव है वो शामिल है। मोलास्क के बारे में अगर हम बात करें तो मोलस्क के अंतर्गत मृदु त्वचा वाले जीव शामिल है। इसके शरीर के ऊपर कैल्शियम से बना जो बाहरी खोल है वो भी पाया जाता है। वही हम सिलेंट्रेटा के बारे में बात करें तो सिलेंट्रेटा जो है जलीय जंतुओं का वर्ग है जिसके अंतर्गत हाइड्रा और जेलीफिश जैसे जंतु शामिल है। वहीं हम सूची 1 से सूची 2 को जब मैच करते हैं तो हमें जो सही आंसर है वो कौन सा मिलता है देखते हैं। ऑक्टोपस जो है आ जाएगा मोलस्क जंतुओं के अंतर्गत। वही हम जेली मछली की बात करें तो जेली मछली जो है एक जलीय जंतु है जो सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी सिल्वर मछली की अगर हम बात करें तो सिल्वर मछली जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएगा। वही हम ऑप्शन डी बॉम्बे बतख के बारे में बात करें तो ये बतख एक प्रकार का बतख नहीं है, ये एक मछली है जो आएगा मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। इस प्रकार गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर हो जाएगा कूट में से ऑप्शन ए 3, 4, 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं और इनमें कूट में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन क्या है, विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा है, विषाणुओं को किसी भी कृत्रिम माध्यम से संबंधित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है, विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों के द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए केवल एक जो है हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। यहाँ पर उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए कोई एंजाइम नहीं है।
हमारा आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक क्या है हमें ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन ए, वे जंतु जिनमें तंत्रिका तंत्र भली भांति विकसित नहीं होता। ऑप्शन बी, वे जीव जिसमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता। ऑप्शन सी, वे प्राचीनतम पौधे जिसमें संवहन तंत्र सुविकसित नहीं होता। ऑप्शन डी, वे पौधे जिसमें पुष्प व बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो प्रोकैरियोटिक होता है वो क्या है। प्रोकैरियोटिक, अगर हम इस प्रोकैरियोटिक शब्द को देखें तो यहां पर प्रो का मतलब होता है पुराना और कैरियोन का मतलब क्या होता है, तो कैरियोन का मतलब है केंद्रक। तो ऐसे जीव जिसमें केंद्रक पुराना है या प्राचीनतम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक जीवों का एक लक्षण और होता है, ये जीवन उत्पत्ति के समय में सबसे प्रथम उत्पत्ति के चरण में शामिल थे। जैसे मैं बात करूं तो नीलहरित शैवाल, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। अन्य जो कोशिकांग है वो झिल्लियों से नहीं घिरे रहते हैं, झिल्लियों से नहीं घिरे होते हैं। इसमें कोशिका का अति महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है इसमें अनुपस्थित होता है। तो ये जो जीव है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे जीव जिसमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता है। वही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक जीव के बारे में, तो यूकैरियोटिक जीव किसको बोलेंगे। यूकैरियोटिक जीव के बारे में बात करें तो आज के जंतु और पादप जो पूरी तरह से विकसित है, वेल डेवलप्ड है, इसके अंतर्गत आ जाएगा। जंतुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, पादप में भी ऊर्जा उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। इनके कोशिकाएं पूर्णतः विकसित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारीय इकाई बेसिक यूनिट क्या होता है। वर्गीकरण के बारे में बात करें तो देखते हैं ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी कुल और ऑप्शन डी गण। अगर हम इसके सीक्वेंस को देखें, हायरार्की को, तो सबसे निचले स्तर से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़े तो सबसे नीचे में आधारीय जो इकाई होती है, बेसिक यूनिट जो है वो जाति होती है। इसके ऊपर में आता है वंश, इसके ऊपर में आता है कुल, फिर आता है गण। इस प्रकार से गिवन ऑप्शन में हमारा जो जाति है वो आधारीय इकाई हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर हो जाएगा जाति, स्पीशीज इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी। विषाणु या जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस। वायरस के खोज से संबंधित व्यक्ति है ऑप्शन सी इवानोवस्की। इवानोवस्की या जिसको हम लोग बोलते हैं दिमित्री इवानोवस्की। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी वनस्पति वैज्ञानिक। 1892 में
1892 में तंबाकू मोज़ेक वायरस, एक रोग है तंबाकू मोज़ेक वायरस, इसके बारे में इन्होंने जब अध्ययन किया तो अध्ययन करते समय इन्होंने वायरस का क्या किया, खोज किया। इसलिए हम लोग इनके खोजकर्ता के रूप में जानते हैं दिमित्री इवानोव्स्की को। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके निर्माण में जीवाणुओं का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पनीर के, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के, ऑप्शन सी दही के, ऑप्शन डी सिरका के। गिवन ऑप्शन में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनीर के निर्माण में जो है जीवाणुओं का प्रयोग नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें तो लैक्टिक अम्ल और जीवाणु, इन दोनों के निर्माण में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का जो है प्रयोग किया जाता है। वहीं हम सिरका के बारे में बात करें तो इसके लिए एसिटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनीर इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल के उत्पादन का औद्योगिक स्रोत होता है। औद्योगिक स्रोत कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए साइट्रस फल, बी जीवाणु, ऑप्शन सी एस्परजिलस और ऑप्शन डी पेनिसिलियम। यहाँ पर हमें औद्योगिक स्रोत या इंडस्ट्रियल जो सोर्स है वो पूछा गया है। तो इंडस्ट्रियल सोर्स में अगर हम देखें तो एस्परजिलस जो कवक है इसका प्रयोग किया जाता है। एस्परजिलस जो कवक होता है इसको हम पादप जगत का गिनी पिग के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से जो है साइट्रिक अम्ल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। वहीं हम बात करें साइट्रिक अम्ल के अलावा तो ऑक्जेलिक अम्ल और मैलिक अम्ल का उत्पादन भी इसके माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ साइट्रिक अम्ल का उत्पादन शुगर या शर्करा के किण्वन से भी किया जाता है। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्परजिलस इज करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कवक खाने के लिए उपयुक्त होता है? खाद्य पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग जो है हम करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एमानिटा मस्कारिया, ऑप्शन बी स्क्लेरोडर्मा निटिडम, ऑप्शन सी मोरकेला एस्कुलेंटा, ऑप्शन डी सिम्वम फ्रेगमोइडिस। गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरकेला एस्कुलेंटा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल में इसे गुच्छी के नाम से जो है सामान्यतः जाना जाता है। गुच्छी या इसका जो है एक और नाम होता है डुंगरू। इसका उपयोग जो है सब्जी के रूप में किया जाता है। तो हमारा जो है गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी मोरकेला एस्कुलेंटा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम जीव कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी अमीबा और ऑप्शन डी युग्लिना। बात करें हम पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम जीव के बारे में, तो जब पृथ्वी पर जीवन का उद्भव जब हुआ तो पानी में, सागर में सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुआ वो था ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल।
ये प्रारंभिक प्रकार के जीव है जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होता है और ये पूरी तरह वेल डेवलप्ड सेल नहीं होता है। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जावा मानव, ऑप्शन बी क्रो मैग्नान, ऑप्शन सी निएंडरथल मानव, ऑप्शन डी पेकिंग मानव। अगर हम बात करें आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज के बारे में तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नान मानव। ये जो क्रो मैग्नान मानव है इसका जो अवशेष है फ्रांस में हमें प्राप्त हुआ है और ये जो है आधुनिक होमोसेपियंस के समान शारीरिक संरचना वाला जो जीव है उसके समान लक्षण इसका प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी क्रो मैग्नान मानव जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल प्रजाति भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए अल्वा, ऑप्शन बी नॉस्टाक और ऑप्शन सी अम्बलिकस। यहाँ पर जो शैवाल प्रजाति दिया गया है तीनों शैवाल प्रजाति जो है भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। गिरगिट किसकी उपस्थिति के कारण रंग बदलता है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी वर्णिलवक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल और ऑप्शन डी वातरंध्र। यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन बी वर्णिलवक जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णिलवक के कारण जो है गिरगिट अपना रंग बदलता है। वही अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के कारण तो ये रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करता है। क्लोरोफिल के बारे में हम बात करें तो क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण के कार्य में ये भाग लेता है। वही हम वातरंध्र की बात करें तो इसको हम लोग जानते हैं स्टोमेटा के नाम से। ये जो है पौधे के पत्तियों के निचले स्तर पर मौजूद होता है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्णिलवक इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ऑप्शन ए चमगादड़ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी प्राणी है जो उड़ सकता है और जिसके पंख है। पूरे विश्व में इसकी लगभग 2000 से अधिक प्रजाति जो है मौजूद है। वही हम बात करें तो विश्व के कुछ हिस्सों में खून पीने वाली चमगादड़ भी मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैट वैम्पायर। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र या जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो किसी भी जंतु के शरीर में उनके शारीरिक एक्टिविटी या शारीरिक कार्यों का नियंत्रण करने वाला, हार्मोनल बैलेंस करने वाला एक सिस्टम बना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, जो शारीरिक कार्यों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जोंक में, ऑप्शन बी फीताकृमि में, ऑप्शन सी अमीबा में और ऑप्शन डी घोंघा में। यहां पर हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा इज करेक्ट आंसर। अमीबा में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। यहां पर संवेदांग रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो संवेदांग रिसेप्टर्स होते हैं, इसके माध्यम से ही ये चलने फिरने का काम करता है और इसके माध्यम से ही अपने आने वाले खतरों को ये पहचानता है। ये बिल्कुल इंसान के जैसा है, जैसे इंसान के शरीर में सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 इंद्रिय जो है हमारे अंदर में, वो वैसे ही इनके अंदर में भी क्या है? सेंस ऑर्गन मौजूद है। इसलिए हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि का लार्वा के रूप में संक्रमण है? फीता कृमि या इसको हम लोग बोलते हैं टेप वॉर्म। ये जो टेप वॉर्म होता है, इसका अगर हम संक्रमण के रूप में बात करें तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो होता है, दूषित या कच्चे मांस दोनों में ये है लार्वा के रूप में मौजूद हो सकता है। जैसे हम बात करें सुअर के बारे में, पिग, सुअर के मांस में जो है ये लार्वा के रूप में रहता है। अगर इसको ठीक से न पकाया जाए तो ये खाने वाले के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वहां से एक रोग पैदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीनियसिस। इसलिए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीनिया सोलियम इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यीस्ट एक डैश है। यीस्ट एक क्या है? यीस्ट जो है एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यीस्ट को हम आम बोलचाल की भाषा में खमीर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? तो ये खाद्य पदार्थों को फुलाने का काम करता है। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? बडिंग या जिसको हम लोग बोलते हैं मुकुलन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी यीस्ट, ऑप्शन डी पैरामीशियम। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट इज करेक्ट आंसर। ईस्ट में क्या होता है? यहां पर इसका एक हिस्सा आउटर ग्रोथ करता है इस प्रकार से, और साथ ही साथ इसका जो केंद्रक होता है वो भी क्या करता है? 2 भागों में बढ़ता है और फाइनली ये नए क्या करते हैं? डॉटर ईस्ट को जन्म दे देता है। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बडिंग बोल रहे हैं। ये बडिंग के माध्यम से ईस्ट में क्या होता है? ग्रोथ होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? यहां पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल और कवक, ऑप्शन सी जीवाणु और कवक, ऑप्शन डी कवक और मांस। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। शैवाल और कवक आपस में मिलकर एक सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जिसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। ये जो है नग्न चट्टान में या सूखी लकड़ी में या किसी भी नमी वाले स्थान पर क्या करता है, ग्रोथ करता है और वातावरण प्रदूषण का एक अच्छा सूचक भी होता है, जिसमें हम लोग वायु प्रदूषण को प्रमुख रूप से मानते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल और कवक इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस हमें किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी लाइकेन से, ऑप्शन सी विषाणु से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइकेन इज करेक्ट आंसर। लाइकेन की बात करें तो जो ड्राई लाइकेन होता है, ड्राई लाइकेन को कुचलकर अमोनिया और पोटाश इन दोनों के साथ मिलाकर इसको क्या किया जाता है, किण्वित किया जाता है। फिर उसके बाद हमें प्राप्त होता है लिटमस। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आज के वीडियो का हमारा लास्ट एमसीक्यूज था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।